नमस्कार टेनिस। मैं अनुराग सक्सेना आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी चैनल पे। तो टेनिस आज की जो वीडियो है ये है सेमेस्टर थर्ड मॉड्यूल 1 आईटीआई फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के बच्चों के लिए। चैप्टर का नाम है असेंबली और इसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक। इससे पहले के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 और 26 से 50 ये हम अपनी पहली वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं और जो हमारा सेमेस्टर 4 है उसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आप हमारी वीडियोस को जो आईटीआई प्लेलिस्ट हमने बनाई है स्पेशली फॉर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स उसको आप विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग जिब हेडेड की। जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है। तो देखिए जिब हेडेड की का उपयोग करने का क्या फायदा है, इसके ऑप्शन से पहले आपको इसका फिगर क्लियर होने चाहिए। तो देखिए ये है जिब हेडेड की हमारी, ठीक इस तरह से दिखती है। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जिब हेडेड की इस तरह से लगी हुई है। ये जो दिख रही है ना यहाँ पे जिब हेडेड की है। की हम बेसिकली क्यों लगाते हैं, जैसे हमारी कोई शाफ्ट है इसको हमको यहाँ पे हब में फिक्स करना है तो उसके लिए फिक्स कैसे होगा, तो हम बीच में की डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से टॉर्क ट्रांसमिट करती है की जो हमारी होती है। तो की भी हमारी अलग तरह की होती है, हमारी जिब हेडेड की है। अब आपको बताना है जिब हेडेड की खासियत क्या है। तो अब हमने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन है आपके सामने। टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी है आसानी से निकाला जा सकता है। ऑप्शन सी है यूनिडायरेक्शनल टॉर्क प्रदान करता है। ऑप्शन डी है हाई स्पीड एप्लीकेशन में अच्छा होता है। तो आपको बताना है कि हम जो जिब हेडेड की होती है इसकी खासियत क्या होती है। तो जो हमारी जिब हेडेड की होती है आसानी से हम निकाल सकते हैं बार बार। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं जिब हेड की का यूज करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें इस तरह से हेड बना होता है। ठीक, तो इसी काम आता है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग शार्प कॉर्नर्स। नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो अगर हमको नुकीले कोने फिनिश करने होते हैं तो उसके लिए हम बैरेट फाइल्स का यूज करते हैं। बैरेट फाइल, बैरेट फाइल कैसे होती है आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखिए बैरेट फाइल है। ठीक, इस तरह से ट्रायंगुलर फाइल की तरह होती है ये। बस क्या होता है इसके केवल नीचे वाला जो सरफेस होता है उसी में दांत होते हैं। ठीक है, तो जहां पे भी हमको कॉर्नर्स वगैरह फिनिश करने होते हैं शार्प कॉर्नर्स, वहां पे बैरेट फाइल का यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो गया बैरेट फाइल इज यूज फॉर शार्प कॉर्नर्स फिनिशिंग। अगले क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल्स। इसका मैंने आपको पहले ही वीडियो में ही बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा। इसका नाम है टिंकर्स फाइल। ठीक है, बहुत ध्यान से याद रखेंगे आप, इसका नाम है टिंकर्स फाइल। अगले क्वेश्चन में कहता है विच डिवाइस इज यूज टू चेक द वर्क पीस टू कंफर्म द शेप। आकृति की पुष्टि करने के लिए वर्कपीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये यूज करते हैं हम प्रोफाइल गेज का यूज करते हैं। ठीक है, प्रोफाइल से आप समझ जाएंगे। जो आपकी आजकल तो सोशल मीडिया में प्रोफाइल शब्द बहुत यूज होता है। ठीक है, तो उससे आप याद कर सकते हैं इसको कि आकृति की पुष्टि अगर हमको करनी है तो हम किससे करते हैं, प्रोफाइल गेज से करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ फीलर गेज। फीलर गेज का उपयोग क्यों किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फीलर गेज कल हमने आपको दिखाया था, दोबारा दिखा रहे हैं फीलर गेज कैसा होता है। ये देखिए इस तरह का आपने गेज अपने आईटीआई में जरूर देखा होगा, फिटर वाले हैं आप। ठीक, एक क्वेश्चन इससे पहले भी आ चुका है, 2-3 क्वेश्चन इससे रिपीट है फीलर गेज से लगातार। ठीक है, तो ये फीलर गेज होता है। जनरली हम क्या करते हैं, सामने कोई फिटिंग जॉब बनाई इस तरह से, जैसे इस तरह से है यहाँ पे, और यहाँ पे इसका दूसरा पोर्शन आ रहा है। तो ये जो गैप होता है आप किससे चेक करते हैं, हम फीलर गेज से चेक करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन भी ये पूछा है कि फीलर गेज का उद्देश्य क्या है, तो जल्दी से बताइए इसका आंसर। ऑप्शन है ड्रिल किए गए छेद की गहराई को जांच करना है। ऑप्शन बी है स्क्रू हेड की आपको पिच जांच करनी है। ऑप्शन सी कहता है वर्क पीस की त्रिज्या को जांचना है। या फिर ऑप्शन डी मिलने वाले भागों के बीच के गैप को जांचना है। तो जो जो डिस्टेंस मिलने वाले भागों के बीच के गैप को अगर हमको जांचना होता है तभी हम फीलर गेज का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, आपसे पूछा हुआ है। आंख बंद करके इसमें सीधे आप टिक करेंगे स्टैंडर्ड वायर गेज में। ठीक है, ये वायर गेज है आपके सामने। जैसे अगर आप लोग कभी टिन वगैरह कभी कुछ खरीदने गए होंगे तो टिन भी इसी गेज के मुताबिक आपको दी जाती है कि 2 गेज सॉरी कि इतने गेज का है इतने गेज का है। ठीक है, तो अलग रहता है। इसमें आप वायर यहाँ पे डाल के चेक करते हैं, ये जो छेद बना है ना, और यहाँ से आप शीट चेक करते हैं, तो ये वायर गेज होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज है ये। अगले क्वेश्चन में कहता है
विच गेज यूज टू चेक द आउटसाइड डायमीटर ऑफ अ सिलेंड्रिकल शाफ्ट, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए कहता है प्लग गेज, ऑप्शन बी कहता है प्लेन रिंग गेज, ऑप्शन सी कहता है टेपर रिंग गेज, ऑप्शन डी कहता है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो आपको बताना है कि बाहरी व्यास की जांच करने के लिए आप किसका यूज करेंगे? तो हम यूज करते हैं रिंग गेज का, प्लेन रिंग गेज। ठीक है, रिंग गेज कैसा दिखता है? कल आपको हमने दिखाया था, ये देखिए ये रिंग गेज है हमारा। ठीक है, तो इससे अगर हमको बाहरी चीजें जांचनी होती है तो सही करते हैं। इसकी फोटो भी दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, जैसे हमको अगर कोई भारी उपकरण है, इसको हम इस तरह से प्लग गेज लगा के इससे चेक करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे थ्रेड प्लग गेज का आपका उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एक्ट ऑफ जॉइनिंग द स्लिप गेजेस टुगेदर फॉर बिल्डिंग अप साइजेस, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेजेस को एक साथ जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? तो कल मैंने आपको बताया था, इसको बोलते हैं रिंगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई जगह कॉम्पिटिशन ही पूछा जाता है। ठीक है, रिंगिंग। कल हमने स्लिप गेजेस डिस्कस करे थे, दोबारा से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। ठीक है, ये देखिए स्लिप गेज क्या होते हैं? हमारे इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, अलग अलग साइज के ब्लॉक्स आते हैं, इसको इस तरह से एक डब्बा होता है उसमें हम रखते हैं, इस बॉक्स में रखा रहता है। ठीक है, तो देखिए इनको क्या करना पड़ता है? हमको जोड़ना पड़ता है। तो ये जो जोड़ने की प्रोसेस होती है, इस तरह से जब इनको गोल घुमाते हैं चिपका के, तो आपस में चिपक जाते हैं, बिल्कुल एक ब्लॉक की तरह बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस का नाम होता है रिंगिंग करना। अगर आप स्लिप गेजेस को आपस में चिपका के जोड़ रहे हैं, ठीक है, खुद ब खुद चिपक जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंगिंग। तो जब इनको जोड़ते हैं तो इस तरह का इनसे ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिंगिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप गेज बहुत जगह आपसे पूछा जाएगा। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार, साइन बार कौन से उपकरण, कौन से मटेरियल का बना होता है? तो सबसे पहले हम साइन बार का फिगर देखेंगे और इसका आंसर आई होप फिगर अगर आप एक बार देख लेंगे तो आप खुद कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये हमारा साइन बार है। अभी इसके 2-4 क्वेश्चन और आएंगे, तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। अब इसको आप अच्छे से देख लीजिए और आप मेरे को खुद बताएंगे कि इसका मटेरियल कौन सा आपको लग रहा है। तो ऑप्शन ए है इनवार स्टील, ऑप्शन बी है हाई स्पीड स्टील, ऑप्शन सी है उच्च कार्बन स्टील, ऑप्शन डी है स्थिर क्रोमियम स्टील। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कुछ चमकदार समझ चीज की बात होगी, ठीक है, सतह बहुत अच्छी फिनिशिंग उसमें होगी, तो जनरली संभावनाएं ज्यादातर रहती हैं कि क्रोमियम स्टील का ही होता है। तो जो हमारा जो साइन बार होता है भी क्रोमियम स्टील का ही बना होता है। अगले क्वेश्चन में कहता है हाउ द लेंथ ऑफ साइन बार इज स्पेसिफाइड, ये हमारा साइन बार लगा है। ठीक है, ये जो पोर्शन है साइन बार है और यहाँ पे स्लिप गेज लगे हुए हैं। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन में कहता है कि जो हमारा साइन बार होता है इसकी हम लेंथ कैसे स्पेसिफाई करते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो रोलर का सेंटर है ना, एक ये सेंटर ये हो गया और इस रोलर का सेंटर ये हो गया, तो इस रोलर के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होती है, इससे हम साइन बार की लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि जो साइन बार है ये 200 mm का है, इसका मतलब जो ये डिस्टेंस है हमारी, ये 200 mm है। अगर आपसे बोला जाए 250 mm का साइन बार है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 250 mm है। ठीक है, तो ये हमारा साइन बार को हम ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया आपका 60 का सी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पॉइंटर रोलर्स, रोलर्स के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। अगले क्वेश्चन में कहता है विच वन फॉर्म्स द हाइपोटेनियस ऑफ द ट्राइंगल व्हाइल चेकिंग विद साइन बार, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? तो सीधे फिगर पे जाते हैं और इसका आंसर आप खुद करने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, देखिए एक ट्राइंगल बन रहा है नहीं बन रहा, मुझे बताइए। थोड़ा सा गलत हो गया, एक रोलर का सेंटर ये, रोलर का सेंटर ये मैंने ज्वाइन किया। ठीक है, थोड़ा सा बताइए, एक ट्राइंगल आपके सामने है कि नहीं है? थोड़ा रफ फिगर है ना ट्राइंगल? तो हमने जब राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज, तो अगर ये 90 डिग्री का है, ये हमारा कर्ण होगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये हमारी हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा लंब हो गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। और ये क्या हो गया? हमारा आधार, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि जो ट्राइंगल का कर्ण होता है, हाइपोटेनियस होती है, ये
साइन बार का कौन सा पार्ट बनता है। तो अब इसके ऑप्शंस देखेंगे और आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन है सरफेस प्लेट, ऑप्शन बी है साइन बार की चौड़ाई, ऑप्शन सी है साइन बार की लंबाई, ऑप्शन डी है स्लिप गेज की ऊंचाई। तो अभी आपने देखा जो साइन बार की लंबाई है वो हमारा कर्ण बन रही थी। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव कंपाउंड इन लैपिंग ऑपरेशन। लैपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव होता है। तो अगर आप लैपिंग ऑपरेशन में अगर ज़्यादा अपघर्षक लगाएंगे तो आपके सामने एक समस्या आएगी जिसको हम बोलते हैं डेवलपिंग इनएक्यूरेसीज, अशुद्धि का विकास होना। लैपिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक फाइल टाइप का ही होता है उपकरण, ठीक है, जिसे हम लैप बोलते हैं। इसमें थोड़े थोड़े होल्स बने होते हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम, इस तरह से लैप एक चार्ज में भर के लैपिंग पेस्ट इसमें लगाते हैं, ठीक है। जैसे इस तरह से इसमें एब्रेसिव हमने लगा दी इसके ऊपर, फिर हमको मान लीजिए इसकी सरफेस फिनिशिंग करनी है तो अब हम इसको इसमें रगड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे जो इसमें एब्रेसिव लगे होते हैं उसके क्या होता है, इसकी सरफेस फिनिशिंग बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक। तो अगर आपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा लैपिंग कंपाउंड्स भर दिए हैं तो क्या होता है, लैपिंग कंपाउंड्स के ऊपर रोल करने लगते हैं ज़्यादा, जिससे इसकी सरफेस खराब हो जाती है सही होने के अलावा। तो इसका सही आंसर हो गया अशुद्धि का विकास होना। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज काउज्ड इफ द लैप इज हार्डर देन द वर्कपीस। यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, चलिए पहले ऑप्शन पढ़ देता हूं। ऑप्शन ए है वर्क पीस लैप को काट देगा, ऑप्शन बी एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, ऑप्शन सी लैप वर्क पीस को काट देगा, या फिर ऑप्शन डी लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा। तो आपको बताना है, देखिए आपसे कहा है कि वर्क पीस की तुलना में अगर लैप हमारा कठोर है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई लैप, ये हमारा लैप है, एक रफ फिगर में लेके चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और ये कोई हमारा वर्क पीस है, इसको हमको इसमें लैपिंग करनी है, ठीक है। अब लैप में क्या होता है, इस तरह के छोटे छोटे एब्रेसिव होते हैं। तो आपसे ये कह रहा है कि अगर इस लैप में ये आपका लैप क्या है, हार्ड है, और ये क्या है, सॉफ्ट है, तब क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए कहता है वर्क पीस लैप को काट देगा, ऑप्शन बी कहता है एक्यूरेसी प्राप्त नहीं होगी, ऑप्शन सी कहता है लैप वर्क पीस को काट देगा, ये इसको काट देगा, और ऑप्शन डी कहता है लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। जनरली अभी तक आपने देखा होगा कि जो हमारा हार्डर मटेरियल होता है वो सॉफ्टर मटेरियल को काटता है हमेशा। अब जो फिटर थ्योरी का जो बेस है उसे इस पे चलता है, ठीक है। मगर यहाँ पे सिचुएशन क्या होती है, हम क्या लेते हैं, जनरली जो हमारा लैप होता है वो सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है, उसमें जो हमारे जो हम इसमें एब्रेसिव लगाते हैं ना, ये इसमें अच्छे से धंस जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, जब हम इसमें मूवमेंट करते हैं तो ये अच्छे से वर्कपीस काटता है। मगर अब क्या है इस केस में, जो अभी केस हमको क्वेश्चन में दिया उसमें इसने ये कहा है कि जो हमारा लैप है ये ज़्यादा हार्ड है और जो हमारी वर्कपीस है सॉफ्ट है। तो क्या होगा, जो एब्रेसिव हमने इसमें लगाए हैं ऊपर से अलग से, वो लैप का तो पार्ट है नहीं, तो वो क्या होंगे, वर्कपीस में जाके इस तरह से जुड़ जाएंगे, ठीक है। लैप की जगह वो इसमें लग जाएंगे, और जब हम इसको इसमें घिसेंगे तो एब्रेसिव वर्क पीस को घिसने की जगह हमारा लैप को ही घिसने लगेंगे। तो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो हमारा वर्क पीस है वो लैप को काट देगा, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखें, अगर हमारा लैप हार्ड है, वर्क पीस सॉफ्ट है, फिर भी हमारी लैपिंग प्रोसेस में जो वर्क पीस है वो लैप को काट देगा, क्योंकि प्रोसेस अलग है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्मॉल डायमीटर लैप्स। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है। तो अगर आपको छोटे व्यास के लैप्स बनाने हैं तो उसके लिए हम तांबा या पीतल का उपयोग करते हैं, इसको याद कर लीजिए। सही आंसर है कॉपर और ब्रास। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ सरफेस टेक्सचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आपके सामने एक फिगर है और आपको बताना है कौन सा है, तो उसको भी आप याद करेंगे। यह है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है, ठीक, आपने कोई जॉब बनाई, आपने कहा कि सरफेस मैंने एकदम बढ़िया करके प्लेन बना दिया है, मगर और आपका कोई फ्रेंड है वो कह रहा है कि ये प्लेन नहीं है, तो अब आप उसको नापेंगे कैसे। तो उसके लिए हम सरफेस इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, इलेक्ट्रिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, डिजिटल होते हैं, और कुछ मैकेनिकल होते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, सरफेस की रेगुलेटरीज नापते हैं। तो ये जो आपके सामने है ये मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर का डायग्राम है। अगले क्वेश्चन में कहता है वाई मैनुअल स्ट्रोकिंग इज प्रेफर्ड फॉर लार्ज क्वांटिटीज इन होनिंग ऑपरेशन।
होनिंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्ट्रोकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो मैनुअल स्ट्रोकिंग हम तभी करते हैं जब हमको क्लोज टॉलरेंस चाहिए होती है, बहुत कम टॉलरेंस रखने के लिए होता है, ठीक है। एक होता है ऑटोमेटिक स्ट्रोकिंग, होनिंग होनिंग भी एक तरह की आपकी सरफेस फिनिशिंग प्रोसेस ही होती है लैपिंग की तरह, ठीक है, मशीन्स में होती है। तो देखिए, एक होती है हमारी मशीन ऑटोमेटिक स्ट्रोकिंग जो मशीन की सहायता से होती है, और एक होती है मैनुअल स्ट्रोकिंग जो आदमी अपने कंट्रोल में रख के करता है। तो जब हमको बहुत कम टॉलरेंस रखने होते हैं, ठीक है, बहुत कम टॉलरेंस पे काम हो रहा होता है, तब हम हमेशा मैनुअल स्ट्रोकिंग करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग? हार्डनिंग का उद्देश्य क्या है? ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ऑप्शन पढ़ रहा हूं, जिसको आता है इसको अटेंड में जरूर अटेम्प्ट करें आप लोग। तो ऑप्शन ए कहता है संरचना को परिष्कृत करना, ऑप्शन बी है टफनेस बढ़ाना, ऑप्शन सी है काटने की क्षमता बढ़ाना, ऑप्शन डी है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो हम किसी चीज की हार्डनिंग किस लिए करते हैं? जिससे उसकी काटने की क्षमता बढ़े, ठीक है। तो दिस इज द पर्पस ऑफ हार्डनिंग। जैसे आपकी जो फाइल है बास्टेट फाइल, वो ज़्यादा हार्ड होती है, जिससे आप उस मेटल को घिसते हैं, वो मेटल आपका सॉफ्ट होता है। तो कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा हार्ड है तो दूसरी अपने से कम हार्ड चीज़ को काट सकती है। तो हार्डनिंग हम इसी चीज़ लिए करते हैं जिससे उसकी काटने की क्षमता बढ़े। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट इज टू इंप्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब? ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किसी जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो ये होता है अनीलिंग से। हमेशा ध्यान रखेंगे, अनीलिंग क्या होती है? एक सॉफ्टनिंग प्रोसेस होती है, ये हमारे मटेरियल को सॉफ्ट बनाती है, ठीक है। तो डक्टिलिटी आपको पता होगा, तार में के रूप में खींचे जाने की क्षमता होती है, ठीक। तो अगर कोई मटेरियल हमारा सॉफ्ट होगा तो बहुत अच्छे से तार के रूप में खींचेगा। तो अनीलिंग इज द राइट आंसर। तो अनीलिंग से हमारा क्या होता है? मशीनेबिलिटी भी इंप्रूव होती है और डक्टिलिटी भी इंप्रूव होती है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्लेम हार्डनिंग इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस? हीट ट्रीटमेंट के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आपका कोई वर्क पीस है, हम इसको हीट अप करते हैं जिससे इसमें हम अलग अलग प्रॉपर्टीज चेंज कर सकें। तो हीट ट्रीटमेंट के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपसे पूछा है कि जो फ्लेम हार्डनिंग का तरीका है उसका क्या डिसएडवांटेज होता है? तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि ये छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता फ्लेम हार्डनिंग। बाकी इसमें और भी चीज़ें लिखी हैं, अधिक विकृति, हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, हार्डनिंग की कम गहराई, ये सब चीज़ें इसमें लागू नहीं होती। इसमें केवल ये चीज़ लागू है, 69 का डी इज द राइट आंसर, कि ये छोटे वर्क पीस के लिए उपयुक्त नहीं होता, और यही फ्लेम हार्डनिंग का डिसएडवांटेज है। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ मेथड इन मेटेलिक कोटिंग डन बाय रोलिंग और ड्रॉइंग द लेयर्स ऑफ मेटल ऑन द बेस मेटल? बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने के विधि का नाम क्या है? तो ऑप्शन बताने से पहले आपको मैं इसका फिगर दिखाऊंगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लैडिंग। देखिए, क्लैडिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई मेटल है, इसके ऊपर हमको दूसरे मेटल की कोटिंग करनी है। एक मेटल ये, एक मेटल ये, मेटल के ऊपर मेटल की कोटिंग हो रही है, तब हम इसको क्लैडिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से हमने उनको, जैसे नीचे हमारा पहले बेस मेटल है, जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसको इस तरह से ऊपर रखा, और फिर इसको रोलर्स के बीच से पास करते हैं, तो क्या होता है, आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कोटिंग बन जाती है मेटल की, तो इसको बोलते हैं क्लैडिंग, इसको बोलते हैं हम क्लैडिंग। तो बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग को हम बोलते हैं क्लैडिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ की इज यूज्ड इफ द हब ऑफ पुली हैज टू एक्सियली स्लाइड ऑन द शाफ्ट टू सम डिस्टेंस? यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम यूज करते हैं फेदर की, ठीक है। इस तरह का डायग्राम होता है फेदर की का, ठीक। तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी शाफ्ट है ये पुली में कुछ हद तक मूवमेंट कर सके आगे पीछे, तब हम वहां पे फेदर की का यूज करेंगे, ये आप याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो गया फेदर की। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द नेम ऑफ फाइल? ठीक है, फिगर है आपके सामने, आपको फाइल का नाम पहचानना है। तो ये है वार्डिंग फाइल, ठीक। सही से इसका फिगर देखिए, ये होती है वार्डिंग फाइल, यहाँ पे इस तरह से नोक है आगे, देखिए, ठीक है। ये होती है वार्डिंग फाइल, अच्छे से इसको याद रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन में कहता है विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस? कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियां नुकसान होने से बचाता है? तो ये होता है हमारा कैप नट। कैप नट कैसा होता है ये भी आपको दिखा देते हैं।
ठीक है, ये देखिए ये हमारा कैप नट है। आजकल इसमें जो लोहार वगैरह होते हैं ये इसको डेकोरेशन में भी बहुत यूज़ करते हैं। मगर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि बोल्ट के जो थ्रेड हैं, भारी थ्रेड, उनको बचाता है। तो देखिए कौन बचाता है, ये हमारा कैप नट बताता है। कैसे बचाता है, बोल्ट हमारा इसके आगे यहाँ पे फिट हो गया तो आगे क्या इसका पूरा कवर है ना, इसलिए जो हमारे थ्रेड हैं बोल्ट के वो सुरक्षित रहते हैं इसमें। तो हमारा कैप नट है। विच नट प्रोटेक्ट्स द बोल्ट एंड थ्रेड फ्रॉम डैमेजेस, तो ये कैप नट बचाता है हमारा। अगला क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। इसमें कहता है विच ग्रेड स्लिप गेज इज यूज फॉर प्रिसीशन टूल रूम एप्लीकेशंस। प्रिसीशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। ठीक, तो हम इसके लिए यूज करते हैं ग्रेड फर्स्ट का। जो हमारे स्लिप गेजेस होते हैं ये भी अलग अलग कैटेगरी के आते हैं। जो हम लोग वर्कशॉप में यूज़ करते हैं एक अलग कैटेगरी है। जो आपका प्रिसीशन इंस्ट्रूमेंट्स में जो चेकिंग वाले होते हैं वो अलग कैटेगरी के होते हैं। जो वर्कशॉप में रखे रहते हैं वो अलग कैटेगरी के हैं। जो प्रिसीशन डिपार्टमेंट में रखे होते हैं वो अलग क्वालिटी के होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इनको ग्रेडिंग की जाती है। तो आपसे पूछा है जो प्रिसीशन टूल रूम में जो यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, तो आपको याद रखना ये होता है ग्रेड फर्स्ट। अगले क्वेश्चन में कहता है विच मटेरियल इज यूज टू मेक स्लिप गेज ब्लॉक। स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन है टूल स्टील, लो ग्रेड स्टील, उच्च ग्रेड स्टील, और ऑप्शन डी है हाई कार्बन स्टील। देखिए हिंदी में आधी चीजें खा गया जो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो जो हमारा स्लिप गेज होता है, ठीक है, ये हम बनाते हैं हाई ग्रेड स्टील विद लो थर्मल एक्सपांशन। स्लिप गेज मैंने आपको दिखाए थे, इस तरह के छोटे छोटे ब्लॉक होते हैं। तो ठीक है, तो हम इनको बनाते हैं हाई ग्रेड स्टील का जिनका थर्मल एक्सपांशन बहुत कम हो। थर्मल एक्सपांशन मतलब जैसा आपको पता होगा, अगर हम मेटल में हीट देते हैं तो मेटल क्या होता है, फैलता है। तो अगर हमारा स्लिप गेज में हीट लगी, और जैसे टेम्परेचर आपको पता है कि ऊपर नीचे होता रहता है, क्लाइमेट का टेम्परेचर है, और भी जो हम चेकिंग करते हैं तो हीट उत्पन्न होती है। तो अगर इसका टेम्परेचर ऊपर गया तो ये क्या होगा, फैल जाएगा। और अगर ये फैल गया तो इसका साइज परिवर्तन हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, हमारी जो मेजरमेंट होता है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। अगर आप कोई चीज़ सही से नाप लें तो आप सही से नहीं नाप पाएंगे, उसमें गलतियां आ जाएंगी। ठीक है, ये चीज़ जो हमारा आम वर्क है उसमें तो उतना फील नहीं होता है। मगर हम कोई बहुत अच्छी, कोई बहुत प्रिसीशन कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए इसरो में काम हो रहा है, डीआरडीओ में काम हो रहा है, वो बहुत प्रिसीशन में काम हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इससे अगर थोड़ी सी भी गलती है तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे रिसर्च वगैरह हो रही है, बहुत प्रिसीशन से हम कोई इक्विपमेंट बना रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए हम जो हमारे स्लिप गेज बने होते हैं ये ऐसे ग्रेड के स्टील के बने होते हैं जिसमें थर्मल एक्सपांशन, ऊष्मीय प्रसार बहुत कम होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। इसके आगे जो क्वेश्चन है हम अपनी अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।